हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन। देखो, प्लांट ब्रीडिंग से पहले अपने जो जेनेटिक्स है वो डिस्कस कर लिया था, अनुवांशिकी है उस पर अपना डिस्कशन हो गया था। मैडम ने आपको अनुवांशिक करवा दिया था। जब तक आपको अनुवांशिकी का नहीं पता, प्लांट ब्रीडिंग आप नहीं समझ सकते, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग का बेस है वो जेनेटिक्स तो है ही है। अभी अपने डिस्कस करेंगे तब थोड़ा सा आपके और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले अपने प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की डेफिनेशन क्या है। प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन होता क्या है? देखो, अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं, प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन वनस्पति की वो शाखा है, यानी बोटनी की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपने प्लांट का इंप्रूवमेंट ह्यूमन यूजफुल के लिए करते हैं। यानी जो पौधे हैं, या फिर अपने बोल दें एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से बोल दिया जाए कि फसलों के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो मानव की उपयोगिता के आधार पर करते हैं, और जिस शाखा के अंदर अपने ये काम किया जाता है उसको प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन कहा जाता है। देखो, अब इंप्रूवमेंट किस तरह का होता है? इंप्रूवमेंट दो तरह का होता है, एक तो क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास पहले एक ऐसी किस्म थी जिसका 1 हेक्टेयर का उत्पादन था 40 क्विंटल, और हमने इसमें इंप्रूवमेंट करके अब जो नई किस्म विकसित की है, नई वैरायटी डेवलप की है, उसका जो प्रोडक्शन है वो है 50 क्विंटल। तो यहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमने कौन सा इंप्रूवमेंट किया है? यहाँ पे क्वांटिटिव, यानी जो संख्या में मतलब इंप्रूवमेंट। पहले जो किस्में थी वो 40 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन दे रही थी, अब जो किस्में हमारे पास 50 क्विंटल उत्पादन दे रही है। तो ये हो गया क्वांटिटिव इंप्रूवमेंट हो गया। क्वालिटेटिव भी इंप्रूवमेंट होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, आगे अपने डिस्कस करेंगे इंप्रूवमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट क्या होता है? जैसे आपने गोल्डन राइस सुना होगा। गोल्डन राइस में क्या होता है कि जो विटामिन ए होता है वो लगभग 37% होता है, 37% के आसपास होता है। पहले जो राइस थे उनके अंदर ऐसा नहीं था, पहले जो राइस थे उनके अंदर ऐसा नहीं था, या दूसरे जो राइस है उनके अंदर ऐसा नहीं है। तो यहां विटामिन ए की मात्रा बढ़ी है, तो ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव हो गया। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं आम। अब जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, आम खाने में हो सकता है बढ़िया हो और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बढ़िया हो, लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं है, इसलिए कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। और अब हमने जो नई वैरायटी डेवलप की है उसका बहुत ही शानदार गोल्डन कलर है, देखते ही जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कैसा है? क्वालिटेटिव हो गया। तो इंप्रूवमेंट होता है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, संख्यात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, यानी दोनों तरह का इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो फिर से मैं दोबारा से प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की आपको डेफिनेशन बताना चाहूं तो डेफिनेशन क्या होगी? देखो, पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग बॉटनी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट या क्रॉप का इंप्रूवमेंट ह्यूमन यूजफुल के लिए करते हैं, उसे अपने प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन। अब देखो, अलग अलग फिलोसोफर है, या फिर मैं बात करूं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी। जैसे मैं बात करूं रेली, जो रेली है, उन्होंने लगभग 1978 में एक डेफिनेशन दी थी। तो उन्होंने कहा था कि पादप प्रजनन यानी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, सुपीरियर जो क्रॉप है उसको डेवलप किया जाता है, जिसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। उद्देश्य तो ह्यूमन यूजफुल ही होगा। तो रेली ने क्या कहा था 1978 के अंदर? प्लांट ब्रीडिंग एक वो टेक्निक है जिसके अंदर जिसमें अपने क्रॉप के अंदर सुपीरियरिटी जनरेट करते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए। इसी तरह से और भी अगर मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो डेफिनेशन दी थी अपने यहां फ्रेंकल ने। देखो, फ्रेंकल ने 1958 के अंदर डेफिनेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था प्लांट ब्रीडिंग वो शाखा है जिसके अंदर जेनेटिकली एडजस्टमेंट किया जाता है पौधों के अंदर, यानी कुछ अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पौधे हैं या फसल है उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। तो ये अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन अपने जो एक सटीक डेफिनेशन पे जाए तो वो ये डेफिनेशन है। देखो, आप जब एग्रीकल्चर में पढ़ते हो तब आप जनरली ये बोल देते हो कि प्लांट ब्रीडिंग एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसके अंदर अपने क्रॉप इंप्रूवमेंट, ह्यूमन यूजफुल के लिए क्रॉप इंप्रूवमेंट की स्टडी की जाती है, तो उसको अपने प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। या फिर मैं सीधा सिंपली आप एग्रीकल्चर को छोड़कर ऑल ओवर सेक्टर, सारे सेक्टर के हिसाब से बात करूं तो मैं ये बोल दूंगा कि ये बोटनी यानी वनस्पति की शाखा है जिसके अंदर
मानव उपयोगी जो इंप्रूवमेंट है फसलों के अंदर, पौधों के अंदर, वो किए जाते हैं, उसको अपने प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। देखो डेफिनेशन यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका मीन्स आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो बुक में डेफिनेशन पढ़ी है उसको आप उसी तरह से रटो, रटना नहीं है, सिर्फ समझना होता है, आपको उसका मीन्स आना चाहिए। तो मीन्स मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्लांट ब्रीडिंग क्रॉप इंप्रूवमेंट की एक ब्रांच है, यानी इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट की स्टडी की जाती है, वो ही क्या कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। क्रॉप इंप्रूवमेंट मैंने आपको बता दिया, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। रंग बहुत सुंदर होना, आकृति बहुत सुंदर होना, आकार बहुत सुंदर होना, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वालिटेटिव। उत्पादन में बढ़त होना, जैसे 40 की बजाय 50 क्विंटल, 52 क्विंटल, तो ये कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ये दोनों इंप्रूवमेंट की इसमें स्टडी की जाती है। और ह्यूमन यूजफुल क्यों, क्योंकि देखो हम जो फसल है उसका व्यवसायीकरण करते हैं, पौधा है उसका व्यवसायीकरण करते हैं, यानी फसल के रूप में लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे अपने को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मुनाफा हो और ज्यादा से ज्यादा हमें उससे न्यूट्रिशन मिले, तो ह्यूमन यूजफुल हुआ। उसके अलावा जैसे हम मान लो कोई चारे वाली फसल लगा रहे हैं, तो चारे वाली फसल को लगाकर वो पशुओं को चारा डाल रहे हैं, तो पशुओं से भी तो अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो ले रहे हैं, वहीं भी तो अपने, वहां पर भी तो अपने कुछ न कुछ आर्थिक दृष्टिकोण तो रख ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे कुल मिला के कोई सा भी इंप्रूवमेंट ले लो आप, वो आएगा ह्यूमन यूजफुल, यानी मानव के उपयोगी ही आएगा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर किया जाता है। आज अपने इस लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन की मैंने आपको बात कही थी। देखो प्लांट ब्रीडिंग है तो स्टूडेंट कई बार ऐसे सोचता है कि प्लांट ब्रीडिंग थोड़ी सी टफ पड़ता है। प्लांट ब्रीडिंग टफ नहीं है, अगर आप सीधा प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे तो वास्तव में टफ पड़ेगा आपको। आपने अगर जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, जेनेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपने जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो प्लांट ब्रीडिंग कुछ भी नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग बहुत आसान है, लॉजिकली सब्जेक्ट है, कोई रटने वाली चीज तो है नहीं यहाँ पे। अब जैसे क्रॉप पढ़ते हो आप, क्रॉप आपको आसान लगती होगी, लेकिन क्रॉप में आपको वैरायटी याद करनी पड़ती है, सीड रेट याद करनी पड़ती है, न्यूट्रिएंट की डोज होती है वो याद करनी पड़ती है। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर तो प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये तो टफ है ही नहीं, मैं नहीं मानता कि प्लांट ब्रीडिंग एक मतलब मुश्किल सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से प्लांट ब्रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब देखो आज के अपने लेक्चर में अपने दो इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी पादप प्रजनन के जो स्टेप है वो कौन कौन से हैं, और दूसरे अपनी बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अपने स्टेप की बात करते हैं, स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी पादप प्रजनन के चरण कौन से हैं। लेकिन देखो इसके शुरू करने से पहले आप दो चीजें गांठ बांध लीजिए। प्लांट ब्रीडिंग दो बातों पे चलती है, प्लांट ब्रीडिंग दो बातों पे चलती है। पहला तो वेरिएशन, पहला तो वेरिएशन यानी विभिन्नता होनी चाहिए। पहली बात तो आती है विभिन्नता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो प्लांट ब्रीडिंग का मूल मंत्र है। आगे जितना भी प्लांट ब्रीडिंग अपने पढ़ेंगे हर के अंदर ये बात आएगी आएगी। पहला तो विभिन्नता होना जरूरी है और विभिन्नता का वंशागत होना जरूरी है। इस विभिन्नता का वंशागत होना जरूरी है, वेरिएशन या डाइवर्सिटी होना जरूरी है, और इसका हेरिडिटी होना जरूरी है, यानी इसका वंशागत होना जरूरी है। अगर ये दोनों बातें हैं तो ही प्लांट ब्रीडिंग काम करेगी, नहीं तो प्लांट ब्रीडिंग नहीं काम करने वाली है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे आप लोग लगाते हैं गेहूं, अपने लगाते हैं गेहूं, बहुत अच्छा गेहूं लगा रहे हैं, प्रोडक्शन भी उसका अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हम गेहूं लगा रहे हैं उसमें मान लो समस्या आ रही है रोली रोग की, उसमें समस्या आ रही है रोली रोग की। अब इस गेहूं में आप इंप्रूवमेंट क्या करना चाहेंगे, ये इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे कि जो अगली हम वैरायटी डेवलप करें वो रोली रोग के प्रतिरोधी होनी चाहिए, यानी रस्ट रेसिस्टेंट होनी चाहिए। इसमें रस्ट की प्रॉब्लम है वीट के अंदर, और हम इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि ये जो वैरायटी है ये कैसी होनी चाहिए, रस्ट रेसिस्टेंट होनी चाहिए। अब हम क्या है, किसी जंगल में गए या कहीं दूसरी जगह गए, वहां हमने देखा ऐसा गेहूं लगा हुआ है उसमें रस्ट नहीं लगता है, ऐसा गेहूं लगा हुआ है उसमें रस्ट नहीं लगता। उस गेहूं को हम लेके आए, उस गेहूं को लाकर लगाया, जहां पर गेहूं लगा हुआ था उसमें रस्ट नहीं लग रहा था, यानी रोली नहीं लग रहा था, वहां से हम बीज लेके आए और हमने उसको लगाया। अब देखो यहां पे पहली चीज क्या है, इस गेहूं में रोली लग रहा और इस गेहूं में रोली नहीं लग रहा है, विभिन्नता आई ना, विभिन्नता आई। हम उस विभिन्नता को उठा के लाए, तो पहली बात तो इंप्रूवमेंट कब होगा, जब विभिन्नता आएगी। अब ये विभिन्नता, हमने इसके बीजों को लगाया,
अगर इसके बीज लगाने के बाद इससे जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं वो रोली प्रतिरोधी होने चाहिए, रस्ट रेसिस्टेंट होने चाहिए। अगर वो रस्ट रेसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो जो गुण हमने यहां पर देखा था भी ये रोली के लिए प्रतिरोधी थी, रस्ट रेसिस्टेंट थी, वो वंशागत तो हुआ ही नहीं। जब ये वंशागत ही नहीं हुआ तो ये लक्षण अपने किस काम का इंप्रूवमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्लांट ब्रीडिंग किस पर काम करती है? डाइवर्सिटी पे, वेरिएशन पे काम करती है और हेरिडिटी पे काम करती है। ये दोनों होना बहुत जरूरी है और ये दोनों चीजें हमेशा किसमें पढ़ी जाती है? जेनेटिक्स में। आपने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी हमेशा, है ना? 6th क्लास से जेनेटिक्स अपने पढ़ने लग जाते हैं। मेंडल एक ऐसा नाम है, जिस दिन हमने साइंस का नाम लिया उसी दिन से मेंडल हमारे साथ स्टार्ट हो गया और जब तक अपने जीवन में साइंस शब्द रहेगा तब तक हमारे दिमाग में मेंडल शब्द भी रहेगा। कहने का मतलब ज्यादा नहीं, मैं 5वीं तक की तो बात नहीं करता, मैं 6ठी क्लास की बात करता हूं। 6ठी क्लास से अपने मेंडल का नाम सुनने लग जाते हैं और अनुवांशिकता का नाम सुनने लग जाते हैं, तब हम अनुवांशिकता और जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। और बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कई बार जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछी है, वो डेफिनेशन प्रॉपर बता ही नहीं पाते हैं। देखो, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपनी क्रॉप इंप्रूवमेंट की स्टडी करते हैं। एक साधारण सी बात होगी। जेनेटिक्स भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं जेनेटिक एक साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, बॉटनी के अंदर भी काम आएगा, जूलॉजी के अंदर भी काम आने वाला है। तो साइंस का एक सब्जेक्ट है, साइंस की एक शाखा है जिसमें वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, विभिन्नता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर विभिन्नता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो ये जेनेटिक्स होता है, बस ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। और विभिन्नता क्या होती है? देखो, एक ही जाति के जीवों में नाना प्रकार के लक्षण होना विभिन्नता है, या फिर एक ही वंश के जो जीव है उनमें नाना प्रकार के लक्षण होना, यह भी क्या है? विभिन्नता है। एक ही कुल के जो नाना प्रकार के जीव है उनमें विभिन्नता का होना, वो भी क्या है? विभिन्नता होता है। और वंशागति क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है वो मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं ताकि आप याद रख सकें, मैं किताबी भाषा में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है विभिन्नता और वंशागति, यानी वेरिएशन और हेरिडिटी पढ़ी जाती है। ठीक है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का बेस ही क्या है? विभिन्नता और वंशागति है। तो मैं ये कहूं कि प्लांट ब्रीडिंग का बेस ही जेनेटिक्स है, तो इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले जेनेटिक्स पढ़िए, फिर प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपको पढ़ने में आनंद आता है या नहीं आता है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखो, स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने बात करें, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, यानी अनुवांशिक विभिन्नता को अपने विकसित करना है। अनुवांशिक विभिन्नता को कैसे विकसित करना है? अगर आप किसी क्रॉप में, किसी प्लांट में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप आएंगे? सबसे पहला स्टेप तो यही आएगा कि आपको वेरिएशन जनरेट करना है। अब वेरिएशन कैसे जनरेट करोगे? एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो इंडिया का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। देखो, इंडिया के अंदर जो गेहूं लगाया जाता था, पहले की बात करो, लंबी किस्में होती थी। लंबी किस्में होती थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि जैसे सर्दियों में थोड़ी बारिश होती थी तो और बारिश के साथ हवा चलती थी तो वो गेहूं है वो गिर जाता था, क्रॉप लॉगिंग हो जाती थी वीट के अंदर। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर क्या हुआ कि इंडिया में जरूरत थी बोनी किस्मों की, ड्वार्फ वैरायटी जो थी उनकी नीड थी। अब ड्वार्फ वैरायटी इंडिया में तो थी नहीं, तो अपने ये वेरिएशन कैसे जनरेट करें, ये कैसे विभिन्नता विकसित करें कि बोनी किस्में आ जाए? तो हमने क्या किया? मैक्सिको से अप्रोच किया। मैक्सिको से हमने क्या किया? गेहूं की बोनी किस्में लेके आए। तो वेरिएशन लाए या नहीं लाए? कैसे भी किया, चाहे आप कहीं से लेके आए हैं, चाहे आपने हाइब्रिडाइजेशन, कैसे भी आपने विभिन्नता विकसित की, विकसित तो की है ना। तो सबसे पहला हमें काम करना है, अनुवांशिक विभिन्नता को विकसित करना है। ये जो स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आपने पढ़ लिए, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागित फसलें, क्रॉस पॉलिनेटेड यानी परपरागित फसलें, और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी बहुधा परपरागित फसलों में जो अपने इंप्रूवमेंट करते हैं। और इंप्रूवमेंट के जो मेथड है, प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड है, वो सारे के सारे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपने ये स्टेप ढंग से समझ लिया। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? विभिन्नता विकसित करनी है। अब ये विभिन्नता किस तरह से विकसित कर सकते हो? क्या क्या तरीके हैं आपके पास विभिन्नता विकसित करने के लिए? देखो, इसके लिए एक है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है जीव द्रव्य एकत्रीकरण।
देखो आपने बहुत सारे जीन बैंक सुने होंगे, जैसे आपने बेर और खजूर का जीन बैंक सुना होगा, बीकानेर के अंदर है। जैसे आपने गेहूं का जीन बैंक, धान का जीन बैंक, तो ये जैसे जीन बैंक सुनेंगे। जीन बैंक का मतलब क्या होता है, जहां पर जैसे मान लो कि वीट का जीन बैंक है, तो जहां पर वीट का जीन बैंक है वहां पर गेहूं की हर संभव किस्में, हर संभव जातियां वहां पर एकत्रित की जाती है, इकट्ठी की जाती है और उनको संरक्षित किया जाता है। तो वहां पे अपने क्या है, उसको संरक्षित कर लिया। कल को मान लो अपने को जरूरत पड़ी भी, अपने यार वो वैसी एक वैरायटी थी, अगर वो आज हमारे पास होती तो हम इसके साथ क्रॉस करवाते तो इस तरह का इंप्रूवमेंट हो सकता था। तो अगर आपने जीव द्रव्य संरक्षण कर रखा है, जीव द्रव्य एकत्रित कर रखा है और उसको संरक्षित कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब अपने वो जीनोटाइप ले लेंगे, यानी वो किस्म निकाल लेंगे, वो जाति अपनी निकाल लेंगे। तो हमने क्या है, जीन बैंक बनाकर जो जनन द्रव्य है, जर्म प्लाज्म है, उसका हमने कलेक्शन कर रखा है। जब हमें वहां से जरूरत पड़ेगी तो हम उससे जीनोटाइप निकाल लेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बेर का जीन बैंक मान लो कि बीकानेर में है, मान लो कि हमें बेर की ऐसी किस्म विकसित करनी है जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी है, यानी पाउडरी मिल्ड्यू बोले तो जिसको अपने छाछिया रोग बोल देते हैं या चूनी फफूंद बोल देते हैं। हमने क्या है, एक जंगली बेर ऐसा वहां पे इकट्ठा मतलब कलेक्ट कर रखा है जिसके बेर की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता, जो हमारे जीन बैंक में सुरक्षित पड़ा हुआ है। हम वहां से निकालेंगे और उसका क्रॉस व्यावसायिक किस्म के साथ करवाएंगे। हो सकता है कि इस व्यावसायिक किस्म के अंदर वो जीन ट्रांसफर हो जाए जो जो पाउडरी मिल्ड्यू यानी जो छाछिया रोग है उसके जो प्रतिरोधी है। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन करके भी अपने क्या कर सकते हैं, अनुवांशिक विभिन्नता को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीव द्रव्य का कलेक्शन हो गया पहला। दूसरा है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब पादप पुष्टापन। प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुष्टापन, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ जी मैं ये हूँ और मेरा अगर कोई साथ में दोस्त है तो हेलो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है, यहाँ से आया, एक दूसरे से अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। या लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि मेरा नाम ये है, ठीक है, आप भी किसी से मिलते हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो। इंट्रोड्यूस का मतलब है हमें कहीं से उसको मतलब इंट्रोड्यूस करना है अपने इस क्षेत्र में। अब जैसे मैंने पहले थोड़ा एग्जांपल दिया था आपको ग्रीन रिवोल्यूशन का, हरित क्रांति का एग्जांपल था वो। भारत में लंबी किस्में थी गेहूं की, उनके अंदर प्रॉब्लम आती थी, वो गिर जाती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम होता था। तो हमने क्या किया, ऐसी विभिन्नता बाहर से लेके आए, बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरे देश से, दूसरे राज्य से, दूसरे स्थान से ऐसा अपने जीनोटाइप लेके आना, ऐसी विभिन्नता लेके आनी है जो अपने यहाँ नहीं थी, और अपने यहाँ पे अगर वैसी विभिन्नता ले आते हैं तो वो आनुवंशिक विभिन्नता अपने आप ही क्रिएट होगी। तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो इन सब की डेफिनेशन अपने डिटेल से बाद में बात करेंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बता दिया आपको, नाना प्रकार का जो जीनोटाइप है उसको अपने कलेक्ट कर लेते हैं, उसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुष्टापन किसको कहा जाता है, दूसरे देश से, दूसरे राज्य से, दूसरे स्थान से अपने किसी तरह की विभिन्नता को या अलग लक्षणों वाले पौधों को लेके आते हैं अपने स्थान पर, तो उसको प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इससे भी अपने क्या कर सकते हैं, विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ग्रामीण। देखो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी जंगली जातियां हैं, जैसे जंगली जातियां होती है उनके अंदर भी क्या होते हैं, जैसे जंगल में कोई बढ़िया जाति लगती है अपने को और मानव उपयोगी होती है, उसका उत्पादन अच्छा होता है, उसका उत्पाद अच्छा होता है, तब तो हम उसको फसल के रूप में लगा लिया, यानी अपने उसको खेत में लगा दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, तो वो तो फसल बन गई। अब कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, उनका जो उत्पाद है वो अच्छा नहीं होगा, या उत्पादन कम होता होगा, या बहुत लंबी होती होगी, या वो जितना आकार घेर रही है उस हिसाब से उत्पादन नहीं दे रही, वो सब जंगली जातियां हैं। लेकिन उनमें भी तो कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता ही होगा जो कुछ विशेष होता होगा। तो जंगल में कुछ ऐसी जातियां देखने को मिलेगी जो क्या है, बढ़िया है, किसी दृष्टि से बढ़िया है, तो उसको अपने क्या कर देते हैं, खेतों में ले आते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिकेशन, यानी पालना उसको शुरू कर देते हैं। अब देखो डोमेस्टिकेशन क्या है, जितनी भी आप फसलें आप काम में ले रहे हो आज के टाइम, जितने भी पौधों का आपने व्यवसायीकरण किया, अगर आप जंगल में से किसी पौधे को उठाकर उसका व्यवसायीकरण कर देते हो तो वो फसल ही कहलाती है। जितने भी पौधों का व्यवसायीकरण किया है, यानी जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी जंगल से आई हुई है, उनका सबका ही तो डोमेस्टिकेशन हुआ है। तो हमने डोमेस्टिकेशन करके वेरिएशन जनरेट कर दिया है, ठीक है।
मान लो कि हम सिर्फ ट्रिटिकम एस्टिवम लगा रहे थे, उसके बाद हम ट्रिटिकम ड्यूरम भी लेके आए, तो इस तरह से हो सकता है हम गेहूं की कई प्रकार की जातियां लाकर लगा दी जो आज हम व्यावसायिक तरीके से उपयोग में ले रहे हैं। तो ये क्या है? डोमेस्टिकेशन। सरसों में बहुत तरह की आप लगा रहे हो, भूरी सरसों, पीली सरसों, काली सरसों, गोभी सरसों ना। तो ये सरसों हो सकता है पहले आप सिर्फ एक रेपसीड लगाने लगे, फिर मस्टर्ड लगाने लगे, फिर ब्राउन, फिर मतलब येलो, ये इस तरह की सरसों आप लगाने। तो ये जंगल से ही तो लेके आए, जंगल में मिली अपने को और जंगल से अपने ले आए, वो हमारे काम की होगी, विभिन्नता जनरेट होगी ना, ये भी डोमेस्टिकेशन है। तो डोमेस्टिकेशन से अपने विभिन्नता विकसित कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से। देखो संकरण से आप अच्छी तरह जानते होंगे संकरण से कैसे विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये वैरायटी ए है, ठीक है, इसके अंदर लक्षण है ये हम खेतों में लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया किस्म है, लेकिन इस वैरायटी में प्रॉब्लम है कि इसमें कोई रोग लगता है, और उस रोग लगने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास जो सी जीन है इसका, वो कौन सा है? रिसेसिव है, यानी अप्रभावी है। अगर ये प्रभावी होता तो इसमें रोग नहीं लगता। ये तो बड़ी समस्या है। बाकी गुण बहुत बढ़िया है, इसके सारे ही बढ़िया गुण है, लेकिन इसमें रोग लगने वाली प्रॉब्लम है। अब जंगल में एक ऐसी जाति अपने को मिली जिसके अंदर क्या था? और गुण तो नहीं बढ़िया थे, लेकिन ये जो यहाँ पे इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिल रही थी, और ये गुण कॉमन ही था, अपनी व्यावसायिक जाति में भी अच्छा था और जो जंगली थी उसमें भी अच्छा था। लेकिन बाकी गुण है वो इसके कमजोर है, इस वजह से हम इसका व्यवसायीकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा दें, क्रॉस करवाने से अपने को देखो, पहला तो ये, दूसरा कॉम्बिनेशन ये, जीनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, तीसरा कॉम्बिनेशन ये, और चौथा कॉम्बिनेशन ये। अगर ये सारे के सारे यहां पर प्रभावी जीन होते तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया हो जाती। तो यहां पे लक्षण कौन सा प्रकट होगा? जो प्रभावी है, यानी कैपिटल ए वाला, गुड। यहां भी कैपिटल बी वाला, यहां भी कैपिटल सी वाला, और ये तो दोनों ही समयुग्मजी है, कैपिटल है दोनों। तो अब ये जो हमारी किस्म विकसित हुई है, इसके सारे लक्षण बढ़िया हो गए। तो ये था, इसमें रोग लग रहा था लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इसमें रोग नहीं लग रहा था लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। ये विभिन्नता है यहाँ पे। इन दोनों का क्रॉस करवाया, गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और रोग भी नहीं लग रहा। वेरिएशन उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? यानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया? विभिन्नता विकसित कर ली है। तो ये इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन से भी विभिन्नता विकसित कर लेते हैं। उसके बाद मैं बात कर म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जेनेटिक्स में आपको करवा दिया गया है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? देखो, कोई भी जीव है, उसके जो नाइट्रोजन डीएनए जो सार होते हैं, उनमें उनके क्रम में जो अचानक परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से लक्षणों में भी अचानक से परिवर्तन आ जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन से जो लक्षणों में बदलाव होता है वो हमेशा वंशागत ही होते हैं। तो म्यूटेशन से भी विभिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं अपने। हालांकि आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन की जो नुकसानदायक आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा 99.9 है, लाभदायक आवृत्ति 0.1% है। लेकिन 1000 में से एक तो बढ़िया लक्षण मिल रहा है ना, संभावना तो है, पॉसिबिलिटी तो है, तो इससे भी अपने विभिन्नता विकसित कर सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता जिसको अपने बोलते हैं, बहुगुणिता। देखो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? अगर किसी पौधे में, किसी जीव में गुणसूत्रों का एकल रूप देखने को मिले अपने को, जैसे मान लो पपीता है, इसमें गुणसूत्र है 18, अगर ये एकल है तो अब अपने बोलेंगे अगुणित यानी हैप्लॉइड। अगर ये जोड़े में प्रेजेंट है, नॉर्मली जोड़े में ही होते, पेयर में ही होते हैं, तब अपने इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तब ये क्या हो गया? द्विगुणित हो गया। ये अगुणित है, ये द्विगुणित है। पहले अकेला, अगर अकेला ही था वो, तब तो हमने हैप्लॉइड बोल दिया। अगर ये पेयर के अंदर है तब हमने इसको क्या बोल दिया? डिप्लॉइड बोल दिया। लेकिन अगर इससे ज्यादा मल्टीप्लेक्शन हो जाता है, मान लो कि यहां पे हो गए, एक सेट में 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 27। यानी एक सेट में 3 है तो ये ट्रिप्लॉइड है। अगर एक सेट में 4 है तो ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है। अब आप सपोज करो कि जब ये गुणसूत्र बढ़ रहे हैं, गुणसूत्र क्या है? जीन है, उनके लिए वाहक का काम करते हैं। जीन के लिए, जीन का एक क्या है? व्हीकल है ये, और कुछ क्या है? गुणसूत्र पे क्या होता है? जीन होते हैं, वो एक क्रम से सेट होते हैं। तो अब ये गुणसूत्र बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जीनों की संख्या बढ़ेगी। जीन एक्स्ट्रा आएंगे तो जाहिर सी बात है जो लक्षण है उनमें भी तो बदलाव देखने को मिलेगा, अतिरिक्त लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
तो बहुगुणिता विकसित करने से भी क्या होता है, लक्षणों के अंदर परिवर्तन आता है, लक्षण अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुगुणिता से भी अपने विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी, आपने पढ़ा होगा। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेबोरेटरी के अंदर अपने क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में जीन ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे बीटी तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। देखो जो कपास है उसके अंदर अपने क्या किया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, उसके थ्रू अपने जीन ट्रांसफर कर दिया। तो अब कपास क्या करती है, कपास में प्रॉब्लम है कैटरपिलर की, जैसे पिंक बॉलवर्म है या दूसरे जो बॉलवर्म है उनकी बहुत बड़ी समस्या है, या और भी कैटरपिलर जैसे सुंडी वगैरह ना, तो बहुत सारे कैटरपिलर है उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है, जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का खर्चा करना पड़ता है और उनके अटैक की वजह से अपना उत्पादन कम होता है। लेकिन हमने लेबोरेटरी के अंदर क्या किया, जीन ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है, ये जो बीटी कॉटन अपना विकसित हुआ है, ये लेपिडोप्टेरा के जो भी इंसेक्ट है या फिर जो कैटरपिलर स्टेज है उनके लिए क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया, ये अब इसमें लगने वाले ही नहीं है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है उसके अंदर अपने लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अंदर भी अपने क्या करते हैं, विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। विभिन्नता उत्पन्न कैसे होती है, जैसे मान लो कि पौधे का पोलन है, हमने वो पोलन लिया और उससे पूरे का पूरा पौधा तैयार कर दिया। अब पोलन से अगर हमने यहाँ पे पौधा तैयार कर दिया तो ये पौधा अगुणित पौधा तैयार होगा, और ये एक ही ऐसी तकनीक है जिससे अपने अगुणित पौधा तैयार किया जा सकता है। तो ये विभिन्नता आ गई। मान लो कोई ऐसा पौधा था जिसमें गुणसूत्र संख्या थी 22, बीज से लगाते तो 22 ही आती, कलम से लगाते तो भी 22 आते, लेकिन हमने इससे पोलन से नया पौधा तैयार कर दिया। अब पोलन से जब नया पौधा तैयार कर दिया तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी, ये अगुणित हैप्लॉइड प्लांट तैयार हो गया। तो हैप्लॉइड हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें विभिन्नता आई। उसके अलावा और भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं टिश्यू कल्चर के अंदर। जैसे मान लो कि आपने पौधे का शीर्ष है उससे नया पौधा तैयार कर दिया, यानी मेरिस्टेम से नया पौधा तैयार कर दिया। तो मेरिस्टेम से अगर आपने नया पौधा तैयार कर दिया तो उसमें किसी तरह का रोग नहीं होगा, पर्टिकुलर वायरस और माइकोप्लाज्मा रोग ट्रांसफर होते हैं। फंगस जो फंगल डिजीज है यानी कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, उनका तो अपने नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो वायरस जनित रोग है, माइकोप्लाज्मा जनित रोग है, उनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने क्या है, मेरिस्टेम कल्चर, विभज्योतक से नया पौधा तैयार कर देते हैं, यानी विभज्योतक संवर्धन या मेरिस्टेम कल्चर जिसको बोलते हैं, उससे अगर अपने नया पौधा तैयार कर देते हैं तो उसमें रोग नहीं आता, वो रोग मुक्त पौधा या वायरस मुक्त पौधा कहलाता है। तो ये भी तो विभिन्नता विकसित हो गई। इनको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूं, ये इधर जो अपने विभिन्नता विकसित करने वाले हैं ये आगे एक एक जो टॉपिक है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आगे टॉपिक आएंगे, सब डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और जिसमें से टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में अपना अलग से चल ही रहा है, तो वहां से भी आपको समझना है। तो ये तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम विभिन्नता विकसित कर रहे हैं। अब देखो तरीके हमें वही अपनाने हैं जिससे विभिन्नता विकसित होने के बाद वंशागत हो जाए। एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई सेंट्रल इंडिया में रहने वाला आदमी है, जैसे पर्टिकुलर राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, अब वो लगभग मान लो 2-3 साल श्रीनगर में रह के आ गया, उसका कलर थोड़ा फेयर हो गया, लेकिन वापस जब वो राजस्थान में आके रहने लगा तो वापस वैसा ही कलर हो गया उसका। ये वातावरणीय विभिन्नता है जो वंशागत नहीं होती है। इसी तरह से पौधों में आपने यहाँ पौधा लगाया सेमी, इसमें उत्पादन हो रहा था एक पौधे से लगभग 1 किलो, ठीक है, और दूसरी जगह आपने पौधा लगाया वहां पे उत्पादन मिला अपने को 1.5 किलो। यहाँ पे 1.5 किलो उत्पादन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के अंदर पोषक मान अच्छा था और यहाँ न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे अप्लाई किए। तो ये तो वातावरणीय विभिन्नता है, मैनेजमेंट की विभिन्नता है, प्रबंधन की विभिन्नता है। इसी बीज को इसके साथ लगाते तो 1 किलो उत्पादन आना था। ये ऐसी विभिन्नता है, वातावरणीय विभिन्नता है, और प्रबंधन से जो विभिन्नता आती है वो वंशागत नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वातावरण से जो विभिन्नता आती है और प्रबंधन से जो विभिन्नता आती है वो वंशागत नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन ये जो मैंने सारे के सारे नाम लिए हैं, इनसे जो विभिन्नता आती है वो वंशागत होती है, हेरिडिटी होती है जिनकी, ठीक है। तो ये विभिन्नताएं हमने विकसित की। अब देखो हमने ये विभिन्नता विकसित की यहाँ पे, इसमें से जो सुपीरियर है, बढ़िया है, उसको अपने सिलेक्ट करेंगे, बढ़िया को ही सिलेक्ट करेंगे। क्वालिटेटिव सुपीरियर हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, संख्यात्मक हो सकती है, गुणात्मक मात्रात्मक हो सकती है और गुणात्मक हो सकती है, ठीक है। क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है।
इनसे हमने सुपीरियरिटी सेलेक्ट करनी है हमें। जैसे हम जंगल में देख रहे हैं, आम के हजारों पौधे देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की हमें जातियां देखने को मिल रही है। हम यहां से सुपीरियर मतलब सिलेक्ट करके लाएंगे। सुपीरियर कौन सी सिलेक्ट करके लाएंगे? हो सकता है उसका कलर बहुत अच्छा हो सकता है उसमें विटामिन बहुत अच्छा हो सकता है उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है उसका आकार आकृति बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव हो, कोई भी कारण हो सकता है, कैसे भी सुपीरियरिटी है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो पहला तो हमारा स्टेप क्या था, हमें वेरिएशन यानी हमें विभिन्नता उत्पन्न करनी थी, और दूसरा काम हमें क्या करना, इस विभिन्नता से हमें सुपीरियर को सिलेक्ट करना है, यानी जो अच्छा लक्षण है उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सुपीरियर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, कई बार दोहराई जा सकती है। जब दोहराते हैं तब आपको ध्यान रखना है इंफीरियर को रिजेक्ट करना है, यानी जो गुणों में अच्छा नहीं है उसको निकाल देना है और जो अच्छा है उसको चयन कर लेना है। ये अपने जैसी ही बात है, जैसे आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके नंबर अच्छे आते हैं, जो सुपीरियर है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं या जो मेहनत कम करता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बार बार आप एग्जाम देते हो ना, उसी तरह से हम बार बार क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप अपना क्या हो गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन के साथ अब हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन यानी उसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, देखो जब रेस में अकेला आदमी दौड़ता, मैं अकेला दौड़ रहा हूं तो मैं ही फर्स्ट हूं, है ना। तो रेस में जब अकेला आदमी दौड़ता है तब तो वो फास्ट ही है, लेकिन उसको क्या है, वास्तव में वो सुपीरियर मतलब फर्स्ट पोजीशन के लायक है या नहीं, दूसरों के साथ दौड़ेगा तभी तो पता लगेगा ना। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने सुपीरियर सेलेक्ट किया है, हमारे आसपास लगने वाली जितनी भी किस्में उनके साथ तुलना करेंगे, जिसको अपने लोकल फील्ड ट्रायल बोल देते हैं। लोकल फील्ड ट्रायल लेंगे, उसमें देखेंगे कि आसपास की जो किस्में हैं उनसे सुपीरियरिटी है या नहीं है, या फिर ऐसे ही माथाफोड़ी करते जा रहे हैं या ऐसे ही मेहनत करते जा रहे हैं, कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो हम लोकल फील्ड ट्रायल लेंगे, अगर वहां सुपीरियर है तो आगे बढ़ने दो प्रोसेस को, अगर सुपीरियर नहीं है तो फिर अपने क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ना। और अगर वहां सुपीरियर तो फिर हम मल्टी लोकेशन ट्रायल लेंगे, अलग अलग जगहों पर जाके ट्रायल लेंगे, जो दूर दूर तक लगे वाली किस्में वहां तक अपने ट्रायल लेंगे। हो सकता है किसी ये लोकल में सुपीरियर हो, कई लोकेशन पे सुपीरियर हो, कईयों पे नहीं हो सुपीरियर, जहां जहां सुपीरियर होगी वहां तो अपने इसको काम में ले सकते हैं। और हो सकता है कि एक ब्रॉड एरिया में भी सुपीरियर हो तो ब्रॉड एरिया में काम में ले सकते हैं, पर्टिकुलर लोकेलिटी में भी सुपीरियरिटी दिखा सकती है, एक बड़े एरिया के अंदर भी क्या कर सकती है, ये सुपीरियरिटी को शो कर सकती है। तो हमने इवोल्यूशन किया, अगर हमारी सुपीरियरिटी बरकरार है, बनी हुई है, तब हम क्या करेंगे, वैरायटी रिलीज कर देंगे, वैरायटी को रिलीज कर दिया जाएगा। जी ये वैरायटी है, बढ़िया है, और हमने ये वैरायटी रिलीज कर दी है। अब ये होगी वैरायटी रिलीज। अब देखो आपने सीड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा था, सीड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था न्यूक्लियस सीड। ये न्यूक्लियस सीड वही है जो आप वेरिएशन से लेके आ रहे हो, ये वेरिएशन जो आप ला रहे हो ना, सुपीरियर वेरिएशन ला रहे हो, ये न्यूक्लियस सीड है। उसके बाद आपने इसकी जांच करने के बाद इसको वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया, अब ये हो गया ब्रीडर सीड हो गया, वैरायटी के रूप में आपने रिलीज कर दिया तो ये ब्रीडर सीड हो गया। तो आपने यहाँ एज ए वैरायटी रिलीज कर दिया इसको, अब आप क्या करोगे, आगे जो काम बच गया वो सीड टेक्नोलॉजी वालों का काम बच गया, वो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लेक्शन करेंगे। मल्टीप्लेक्शन में आपने पढ़ा था फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन के बाद आपने पढ़ा था सर्टिफाइड सीड पढ़ा था। तो ये सीड टेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित ही होता है। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जेनेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, साइटोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, सीड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, वैरायटी के हिसाब से रिलीज कर दिया। जब आपने वैरायटी के हिसाब से रिलीज किया तब तो आपके पास बीज नियमित बहुत ही कम मात्रा में थे, बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपके पास सीड थे। इतने सीड आप उस एरिया में पूरी की पूरी प्लांटिंग तो नहीं करा सकते, सॉविंग तो नहीं करा सकते ना इतने सीड से। तो अब क्या करेंगे, आपने जो सुपीरियर वैरायटी डेवलप की है उसका सीड का मल्टीप्लेक्शन होगा, यानी उस बीज की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बीज की संख्या को बढ़ाने का काम सीड टेक्नोलॉजी वालों का
का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बीज की संख्या को बढ़ाएंगे और बीज की संख्या को बढ़ाने के बाद पर्याप्त मात्रा में जब बीज हो जाएगा तब उसको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप है। सबसे पहले विभिन्नता विकसित करनी है, उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है, इवोल्यूशन करना है, जांच करनी है, मूल्यांकन करना है, लोकल की वैरायटियों के साथ करना है, मल्टी लोकेशन यानी अलग अलग जगह की वैरायटियों के साथ आपको उसका मूल्यांकन करना है, इवोल्यूशन करना है। उससे अगर अपना सुपीरियर बरकरार है, हमें सुपीरियरिटी लग रही है, तब हम उसको एज ए वैरायटी रिलीज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो वैरायटी हमने रिलीज की है उसके सीड की संख्या को बढ़ाएंगे, सीड मल्टीप्लेक्शन करेंगे और फिर फार्मर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये है अपने स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो आगे की कहानियां बहुत आसानी से समझ में आएगी। ये चीज अपने बार बार दोहराई जाएगी, बार बार अपने इसका नाम लेंगे, जी हमने पीछे पढ़ा था स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जी हमने पीछे पढ़ा था स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तभी आपके ये कहानी समझ में आने वाली है। अब अपने नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है, पादप प्रजनन है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें इसकी स्टडी करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जो मानव था वो आदि मानव था, पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड थी और जो जंगलों से कलेक्शन किया जाता था उससे अपना काम चल जाता था। लेकिन आज के समय में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तब आपको दिमाग में एक बात साथ साथ में ध्यान में रखनी है, ये बात तो आपको दिमाग में रखनी है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है और हमें यहाँ पे क्वालिटी भी मैनेज करनी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रेशर है, इतना जब हम प्रोडक्शन करना है तो हमें कार्य की क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा, कार्य की दक्षता को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉप में जो मैनेजमेंट है उसको आसान कैसे किया जा सके, क्रॉप को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सके कि वो जो फार्मर है उसके लिए वो क्या हो, फेवरेबल हो और मतलब उसको इजी हैंडल किया जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट तैयार किए गए, उद्देश्य तैयार किए गए, जिनकी अपने एक एक की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला, उद्देश्य में सबसे पहला अपना ऑब्जेक्ट है, ये तो अपने सभी जानते हैं, हाई यील्डिंग। देखो ऐसी किस्में विकसित करना जिनसे अपने को ज्यादा उत्पादन मिले, है ना, हाई यील्ड वैरायटी डेवलप करें। दूसरा इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटेटिव जो करेक्टर है, जैसे विटामिन का ज्यादा होना, प्रोटीन्स का ज्यादा होना और न्यूट्रिशन का ज्यादा होना, कलर अच्छा होना, शेप अच्छा होना, साइज है वो अच्छा होना, तो ये क्वालिटेटिव करेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो क्वालिटी इंप्रूव करना दूसरा ऑब्जेक्ट। तीसरा है डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट, यानी रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करना, कीटों के प्रतिरोधी किस्में विकसित करना या फिर सहनशील किस्में करना। एक रेसिस्टेंट वैरायटी होती है, एक टॉलरेंट वैरायटी होती है, तो वो डेवलप करना। रेसिस्टेंट क्या होती है, जिसमें कोई रोग आता ही नहीं या कीट लगता ही नहीं, वो होती है रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोधी। और टॉलरेंट यानी सहनशील वो होती है जिसमें रोग लग तो जाता है या कीट लग तो जाता है लेकिन कोई विशेष या व्यवसायिक नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, यानी उसको वो पौधा सहन कर लेता है। तो हमें या तो टॉलरेंट वैरायटी डेवलप करनी है या फिर रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे अपने को यील्ड मतलब इंक्रीज करनी है, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करनी है, वैसे ही रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये प्लांट ब्रीडिंग के मेन ऑब्जेक्ट में से है, हाई यील्डिंग और डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें ये जो डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट जो प्लांट ब्रीडिंग है, ये पूरे का पूरा चैप्टर अपने डिस्कस भी करेंगे, किस तरह से आप डिजीज रेसिस्टेंट डेवलप करते हैं और किस टाइप के अपने डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होता है, देखो जैसे मैं बात करूं ग्रीन ग्राम, मूंग है, मोठ है, उड़द है, जैसे ये सूखे एरिया में लगाए जाते हैं, ड्रॉट कंडीशन में लगाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, तो इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और मानसून का काल भी 45 से 60 दिन के आसपास का ही होता है, 45 to 60 डेज के आसपास का ही होता है। तो यहाँ पे देखो मूंग और मोठ की ऐसी या उड़द की ऐसी किस्में थी जिनका जीवन काल लंबा था, 80 दिन का, 90 दिन का। अब मानसून काल 45 से 60 दिन का है। मान लो कि शुरू के 45 दिन में तो उसको थोड़ा बहुत पानी मिल गया, लास्ट के 45 दिन में उसको पानी नहीं मिला, तो अब क्या है, फसल चौपट होने का डर है। तो अगर हम मूंग की ऐसी वैरायटी डेवलप कर दें
जिसका ड्यूरेशन कम है, और जो कर चुके हैं अपने 60 डेज की बहुत सारी वेराइटी है मूंग मोठ उड़द की जो हमने डेवलप की है, तो हमने अब ये 60 दिन की जो किस्में विकसित की है, इससे उनके उत्पादन देने 45 दिन अगर बारिश है या नमी है, पानी मिल रहा है, तो 15 लास्ट के दिनों में तो पानी चाहिए ही नहीं, तो प्रोडक्शन अपने को मिल जाएगा। एक तो ये फायदा है। दूसरा, जैसे मैं एक और इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे पिजन पी है, तो पिजन पी में पहले क्या प्रॉब्लम थी, अरहर की बात कर रहा हूं मैं, रेड ग्राम जिसको आप बोल देते हैं, इसकी जो वेराइटियां थी 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, ऐसी ड्यूरेशन की वेराइटियां थी। अगर कोई अरहर लगा देता था, तो अगर अरहर लगा दिया तो पूरे साल में एक ही क्रॉप ले पाता था, क्योंकि नेक्स्ट सीजन की क्रॉप ले ही नहीं पाता था, क्योंकि नेक्स्ट सीजन की क्रॉप कब ले पाएगा, तब ले पाएगा जब इसका ड्यूरेशन 5 मंथ का हो या 5 मंथ से कम का ड्यूरेशन हो, तभी तो ले पाएगा, या मैक्सिमम 6 मंथ का हो, तब जाके 2 क्रॉप अपने साल में ले पाएंगे। तो अगर कोई पिजन पी, जैसे पिजन पी है वो खरीफ की फसल है, अगर कोई खरीफ में फसल लगा देता था तो रबी वाली फसल को ले ही नहीं पाता था, कारण क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा था। लेकिन आज के टाइम में जो वेराइटियां डेवलप की गई है वो 4 मंथ की वेराइटियां भी है, 5 मंथ की वेराइटियां भी है, जिससे अपने खरीफ में अरहर का प्रोडक्शन भी ले लेंगे और रबी के अंदर अगली जो फसल लगानी है अपने उसका भी प्रोडक्शन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर में क्या आता है, देखो एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर में आता है जिससे मतलब जो मान लो बाली है उसका साइज ज्यादा होना, जो नंबर ऑफ सीड है उनका ज्यादा होना, या फिर अपने बात करें फर्टिलाइजर के प्रति रेस्पॉन्स कैसा है, फर्टिलाइजर अपटेक कैपेसिटी कैसी है, वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कैसी है, तो ये एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। या फिर अपने बात करें कि प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट का फैलाव कैसा है, तो ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप हम किस तरह का नेचर चाहते हैं। तो हमें कुछ एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट करना है, ये हमारा उद्देश्य है। फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी, देखो फोटो और थर्मो इंसेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा फोटो पीरियडिज्म, दीप्तकालिता पढ़ा होगा अपना, फोटो पीरियडिज्म या दीप्तकालिता। उसमें क्या होता है, जैसे जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनको खरीफ में लगा सकते हो, और लॉन्ग डे होते हैं आप उनको रबी में लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। अगर हम उस फसल में उस प्रकाश के प्रभाव से जो पुष्पन आ रहा है उसको खत्म कर दें, यानी दिवस निष्प्रभावी किस्में विकसित कर दें, डे न्यूट्रल वैरायटी डेवलप कर दें, तो उसको हमें खरीफ और रबी में लगाने की जरूरत नहीं है, हम उसको पूरे साल लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना, जैसे आपने आजकल देखा होगा टमाटर, बैंगन, मिर्च पूरे साल लगाते हैं आजकल, ठीक है। इसी तरह से थर्मो इंसेंसिटिविटी को अपने देखना है, जैसे मान लो कि कोई क्रॉप है पर्टिकुलर सर्दी में लगती है, जैसे मैं मटर की बात करूं, सर्दी में लगती है, उसको गर्मी में अपने लगा ही नहीं सकते। काश अपने उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टर डेवलप कर दिए जाए कि वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सके, तो हम उसको कब लगा सकते हैं, खरीफ में भी लगा सकेंगे अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये थर्मो से संबंधित है। फोटो से मैंने बता दिया कि प्रकाश का जो प्रभाव पुष्पन पे पड़ रहा है उसको हम खत्म कर दें, यानी ऐसा कुछ डेवलपमेंट कर दें तो उसको राउंड द ईयर अपने लगा सकते हैं। तो ये हो गया अपना फोटो और थर्मो इंसेंसिटिविटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी पौधे को, किसी क्रॉप को हर सीजन में लगा सकते हैं। कुल मिला के अपने कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ न्यू सीजन डेवलप की जा सकती है। जैसे आपने अनियन में सुना होगा, प्याज रबी का है लेकिन प्याज की N53 किस्म है, उसको अपने क्या करते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये वैरायटी हमने न्यू सीजन की कैसे डेवलप की है, फोटो थर्मो इंसेंसिटिविटी से डेवलप की है। या फिर धान में आपने पद्मा और जया सुनी होगी, ये दिवस निष्प्रभावी है, राउंड द ईयर, साल में आप कभी भी इनको लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं मूंग की, देखो मूंग में क्या होता था, अपने तुड़ाई करते थे, 2-3 तुड़ाई करते थे, जैसे जैसे फलियां पक रही है वैसे वैसे अपने तुड़ाई करते थे। इससे क्या होता था कि अपने को तुड़ाई 2-3 करनी पड़ेगी, और वो भी मैनुअली करनी पड़ेगी, मैकेनिकली आप नहीं कर सकते। अगर ये फलियां एक साथ पक जाती तो हम इसको मैकेनिकली मशीनों से हार्वेस्ट कर सकते थे, एक साथ अगर मैनुअली भी कर रहे हैं तो एक साथ हार्वेस्ट कर सकते थे, जिससे हमारा जो समय है वो बचत होता, लेबर पे जो खर्चा हो रहा है वो भी तो बचत होता। तो ऐसी किस्में विकसित की जाए जो एक साथ परिपक्व होती है, जिससे फार्मर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और जिससे एक फायदा और भी होता है, वो मैकेनिकली यूजफुल हो जाती है, यानी उसको मैकेनिकली अपने मैनेज कर सकते हैं, जो अपना 15वां ऑब्जेक्ट हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो जैसे मूंग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप 3 तुड़ाई करोगे तो मैनुअली करनी पड़ेगी, और आपका लेबर का भी खर्चा ज्यादा लगेगा, टाइम भी आपका ज्यादा वेस्ट होगा, और मैकेनिकल भी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल ऐसी किस्में हैं जो इसमें फलियां एक साथ परिपक्व हो जाती है और एक साथ पौधे को अपने काट लिया जाता है। नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो अगला ऑब्जेक्ट है अपना नॉन सेटलिंग कैरेक्टर्स।
नॉन सेंटरिंग कैरेक्टर क्या होता है? जो पल्सेज होती है, जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, इनमें ये प्रॉब्लम होती है, फली अगर ज्यादा पक जाती है तो हाथ लगाते ही वो चटक जाती है और दाने जमीन पे बिखर जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें ऐसी किस्में विकसित करनी चाहिए जिनकी फलियों में नॉन सेंटरिंग हैबिट, ये पल्सेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको अपने यहाँ पे इंप्रूव करना है और नॉन सेंटरिंग वेराइटियां हैं उनको डेवलप करना है। नेक्स्ट है डोरमेंसी, यानी डोरमेंसी बोले तो डोरमेंसी को अपने हिंदी में प्रसुप्ति बोल देते हैं, ठीक है। तो जो डोरमेंसी है, जैसे कई पौधों के अपने बीज लगाते हैं तो उनमें डोरमेंसी होती है जिससे अंकुरण प्रतिशत अच्छा नहीं आता है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, डोरमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है, जिसके लिए कुछ केमिकल यूज करना पड़ता है, जैसे थाई यूरिया, मेलिक हाइड्रोजाइड है, कोई सा भी अपने केमिकल यूज किया जो अपने पीछे डिस्कस कर चुके हैं सीड टेक्नोलॉजी में, तो वो हमें खर्च भी करना पड़ रहा है और हमें जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी कम देखने को मिलता है। तो अपने देखना है कि ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जिनके सीड में डोरमेंसी ना हो, और जब उनकी सॉविंग की जाए तो हमें जर्मिनेशन परसेंटेज उसका यानी अंकुरण जो प्रतिशत है वो अच्छा मिले, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट होनी चाहिए। डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट का मतलब होता है निर्धारित वृद्धि वाली किस्में विकसित होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, कुछ पौधों में ऐसे किस्में लंबी होने की वजह से उनसे नुकसान बहुत होता है। नुकसान कैसा होता है? उनके गिरने की संभावना बहुत होती है। जैसे मैंने गेहूं का एग्जांपल बताया था, गेहूं की लंबी किस्में हैं तो सर्दियों में क्या होता है, हल्की बारिश के साथ हवा चल जाती है तो गेहूं गिर जाता है, जिससे उत्पादन में नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी किस्में विकसित की जाए जिनकी वृद्धि निर्धारित हो, जिससे अपने को क्रॉप लॉगिंग यानी फसल गिरने जैसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो उद्देश्य है वो है मॉइस्चर एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल रेसिस्टेंट, यानी नमी और जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उनके प्रति सहनशील फसलें विकसित करनी है। जैसे नमी की बात करें, जैसे सूखा एरिया है तो सूखा एरिया है वहां पे अपने को ऐसी किस्में विकसित करनी है जो सूखे के प्रति सहनशील होती है। जैसे मैं बात करूं कि मोठ की आपने बहुत ही पॉपुलर किस्म सुनी होगी आरएमओ 40, या बेर में आपने सुनी होगी गोला और सेब सुनी होगी। तो ऐसी किस्में विकसित की जाए जो सूखा सहन कर सकें, और जहां ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा मॉइस्चर होता है, वहां के लिए अपने ऐसी किस्में विकसित करनी चाहिए जो ज्यादा मॉइस्चर के लिए सहनशील होती है और ज्यादा मॉइस्चर की वजह से खराब नहीं हो। उसके अलावा जैसे समस्याग्रस्त मृदाएं होती है, समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं, सारीय मृदाएं, तो उनके प्रति सहनशील किस्मों का अपने को विकास करना है। नेक्स्ट अपने बात करें एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी बहुत सारी फसलें होती है जिनके अंदर कुछ विषाक्त तत्व होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो क्रूसीफेरी की जो फसलें होती है उनके अंदर सिनीग्रीन विषाक्त होता है, बैंगन के अंदर सोलिसाइडिन होता है, कईयों के अंदर जैसे पल्सेस वगैरह में ट्रिप्सिन इनहिबिटर देखने को मिलता है, कईयों में जैसे तरबूज वगैरह में सेरोटोनिन देखने को मिलता है। तो ये कुछ जहरीले तत्व पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो क्यों ना ऐसी किस्में विकसित की जाए जिनके अंदर ये जहरीले तत्व है इनकी मात्रा कम हो या न के बराबर देखने को मिले, जिससे हमारी हेल्थ पर इनका नुकसान बहुत कम देखने को मिले। नेक्स्ट है वाइल्ड एडेप्टेबिलिटी, यानी ऐसी किस्में विकसित की जाए जो बहुत बड़े एरिया में लगाई जा सके। बहुत बड़े एरिया का मतलब है हर प्रकार की जलवायु में लगाई जा सके, ऐसा नहीं हो कि वो एक लिमिट के एरिया में, लोकेलिटी में या पर्टिकुलर स्थान पे ही लगाई जा सके जिससे उसका उत्पादन इतना हो नहीं पाता है, दूसरे लोगों को वो मिल नहीं पाती है। तो ऐसी उस फसल की या ऐसे उस पौधे की किस्में विकसित करना जो हर प्रकार की जलवायु में लगा सके और हर प्रकार से उसको उपलब्ध करवाया जा सके। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर मैकेनिकल कल्टीवेशन, यानी यांत्रिक जो कृषि, आने वाला जो टाइम है वो यांत्रिकरण का ही होता जा रहा है धीरे धीरे, तो फसलें ऐसी होनी चाहिए जिनमें यांत्रिकरण किया जा सके। जैसे मैंने अभी बताया था कि जिसमें ज्यादा तुड़ाई करनी पड़े, पल्सेज क्रॉप है, तो उसमें आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी आंतरिक कटाई नहीं कर सकते। अगर एक साथ ही काटना है तो फिर रिपर या कंबाइन ला के आप एक साथ उसको काट सकते हैं। तो ऐसी किस्में विकसित की जाए जो यांत्रिक खेती करने के लिए मतलब अपने फेवरेबल हो। एक बार फिर से फटाफट मैं ऑब्जेक्ट दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं, हिंदी में बात करेंगे। हाई यील्डिंग, अधिक उत्पादन वाली किस्मों का विकास। इंप्रूव क्वालिटी, यानी गुणवत्ता में विकास करना। डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट, यानी रोग व कीटों के या रोग व पीड़क के प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी जो परिपक्वता का जो समय है वो जल्दी परिपक्व होने वाली किस्में विकसित करना। कुछ सस्य विज्ञान के जो लक्षण है उनमें इंप्रूवमेंट करना, उनमें विकास करना। प्रकाश और तापमान के प्रति जो सहनशील किस्में उनका विकास करना। और सिंक्रोनस मैच्योरिटी, यानी एक साथ परिपक्व होने वाली किस्मों का विकास करना। नॉन सेंटरिंग कैरेक्टर, यानी
सेटरिंग यानी चटकना, बिना चटकने वाली जो किस्में हैं, फलियां, जो पल्सेज में पर्टिकुलर बात करें तो पल्सेज में बिना, दलहन फसलों में बिना चटकने वाली फलियों वाली किस्मों का विकास करना। डोरमेंसी, ऐसी किस्मों का विकास करना जिनके बीजों में प्रसुप्ति न देखने को मिले। ऐसी किस्मों का विकास करें जो नए सीजन में लगाई जा सके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, प्याज रबी में लगता है लेकिन N53 को खरीफ में भी लगा सकते हो। पद्मा और जया की धान की जो किस्में उनको हर सीजन में लगा सकते हो। और जो मतलब निर्धारित वृद्धि वाली या बोनी किस्मों का विकास करना। नेक्स्ट, मॉइस्चर एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल रेसिस्टेंट, यानी जो सूखा या अधिक नमी के प्रति सहनशील किस्में विकसित करना, और जो समस्याग्रस्त मृदाएं, अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, उनके प्रति सहनशील किस्में विकसित करना। और जो फसलों के अंदर जो प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ है उनकी मात्रा कम हो, ऐसी किस्मों को विकास करना। ऐसी किस्में विकसित करना जो बहुत तरह की जलवायु में लगाई जा सके, जिनकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, बड़े एरिया में जिनको लगाया जा सके। ऐसी किस्मों का विकास करना जो यांत्रिक रूप से मतलब फेवरेबल हो, यांत्रिक खेती उसमें की जा सकती हो। तो ये अपना आज के लेक्चर में हो गया प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप और ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।